हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशु एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ ईच एंड एवरीवन इज फिट, फाइन एंड फैंटास्टिक। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन के बारे में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप ना करे और एक भी पॉइंट को मिस ना करे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पीडीएफ बनाई है आपके लिए 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, जिनमें से एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चन आपको 110% पेपर में रखे हुए जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके रखने हैं। और दूसरी चीज कि क्वेश्चन को आप लिखोगे किस तरीके से एग्जाम के अंदर, वो ही दोनों इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, या किसी भी एग्जामिनर की अटेंशन को अटेन करने के लिए। बहुत जरूरी होता है कि आपने लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन पेपर के अंदर और लिखा किस तरीके से है। जो तरीका होता है लिखने का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के पेपर के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी भाई वीडियो। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको अगर पेपर में मिलता है तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of taking food, of taking food and utilize and utilize that food, utilize that food for life process, for life process, sorry, लाइफ प्रोसेस, या आप लाइफ प्रोसेस की जगह बोल सकते हो फॉर वेरियस फंक्शंस, फॉर वेरियस फंक्शंस। ठीक है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन किसके बारे में बात कर रहा है भाई? न्यूट्रिशन के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कॉपी के अंदर, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है साफ साफ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। बता दिया हमने न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस यानी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेता है और उस फूड को यूटिलाइज करता है लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये डेफिनेशन होगी लाइफ प्रोसेस की। अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बताना है? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, दो तरीके का न्यूट्रिशन है, दोनों तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहा है। आपको डिफाइन करना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और डिफाइन करना है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाई सिंपल सब्सटेंसेस। अब वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं भाई? सिंपल सब्सटेंसेस हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल सब्सटेंसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलाकर अपना फूड बनाते हैं, इस तरह का फूड का प्रोडक्शन कौन से न्यूट्रिशन के अंदर आएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं आप लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्या है एग्जाम्पल्स? ग्रीन प्लांट्स। ठीक है भाई, क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डिपेंड करे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए, तो इस तरह का न्यूट्रिशन क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप कोई भी एनिमल लिख सकते हो, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एंड
ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसी के साथ आपका जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाता है। डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पर, मैंने बस आपको बताया है आपको क्या करना है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसकी डेफिनेशन उसका एग्जांपल। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसकी डेफिनेशन उसका एग्जांपल, और इसी के साथ में आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस is a process in which plant make their own food by using simple substances, है ना, in presence of sunlight। देखिए मैं लिख देता हूं, हेडिंग डालनी है सबसे पहले आपको फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस is the process by which plants make their own food from simple substances like CO2 and water, by using sunlight, ठीक है, आपको डेफिनेशन लिख देनी है फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद में आपको इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस की कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन है 6CO2 प्लस 6H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, ये इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की। क्लियर है भाई? उसके बाद में आपको लिखना है सिग्निफिकेंस। तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर दो पार्ट्स में पूछा जा रहा है, आपसे पहले पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बताइए, आपने प्रोसेस बता दी कि इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है। अब आपको बताने की क्या सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का, क्यों जरूरी होती है। तो आपको हेडिंग डालनी है भाई पहले सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? आप हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूं, क्या क्या पॉइंट्स है, क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस करना। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या प्रोडक्शन ऑफ, या सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी फूड के प्रोडक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ O2, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो भाई, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने का काम कौन करते हैं? प्लांट करते हैं। तो अगर शॉर्ट के अंदर ये 3 नंबर में कोई क्वेश्चन है तो आप इतना लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे नंबर जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। 4 पॉइंट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन करके क्या बना लेता है, वो बना लेता है O2। कैसे? 2H2O, 2H2O एरो, 4 हाइड्रोजन H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 O2 या सॉरी प्लस O2। इस तरीके से ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये 4 सिग्निफिकेंस जो है आप ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है भाई? चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बताना है कैसे स्ट्रक्चर होती है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। किस शेप का होता है? एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, एक क्लोज फिस्ट के शेप का होता है, ठीक है। इसका अब आपको बताना है इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन करता है, इसका काम होता है पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। दूसरा काम आप बोल सकते हो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तीसरा लिख सकते हो सेपरेशन ऑफ प्योर और इम्प्योर ब्लड, प्योर और इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। ये 3 फंक्शंस आप ह्यूमन हार्ट के अंदर लिख सकते हैं। यहां तक की बातें समझ आ रही हैं? क्वेश्चन क्या था दोबारा देखते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको बतानी है, आप खुद बता सकते हैं स्ट्रक्चर में, मुझे कोई इतनी लंबी चौड़ी बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा सारी वीडियो में तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर आप खुद लिखेंगे। मैंने आपको फंक्शन बताए हैं 3 बहुत ज्यादा मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेजर फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ठीक है। उसके बाद में है रेगुलेट करना ब्लड के प्रेशर को, ठीक है। जो हार्ट बीट होती है वो ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती हैं। और तीसरा होता है हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके का ब्लड फ्लो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। तो उन दोनों को सेपरेट या अलग रखने का काम भी किसका होता है? ह्यूमन हार्ट का होता है। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? व्हाट इज द रोल ऑफ एल्वियोलाई? अब सबसे पहले समझते हैं कि एल्वियोलाई क्या होता है। एल्वियोलाई इज अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गन होता है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। यानी इस तरह के स्ट्रक्चर हो गया एल्वियोलाई की, इस तरह के स्ट्रक्चर होती है एल्वियोलाई की। और ये कवर्ड होता है कैपिलरीज से। किससे कवर्ड होगा भाई? कैपिलरीज से कवर्ड होता है। ये कैपिलरीज जो होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप जब ब्रीद इन करते हो तो जो ऑक्सीजन है आपकी वो एट द एंड कहां जाकर रुकेगी? एल्वियोलाई के अंदर जाकर रुकेगी। अब ये एल्वियोलाई है उस ऑक्सीजन को कहां छोड़ देगा? आपकी वेन्स में फ्लो होने वाले ब्लड के अंदर छोड़ देगा। किसके अंदर छोड़ देगा? ब्लड के अंदर छोड़ देगा। वेन्स में रेड कलर से बनाता हूँ ज्यादा अच्छी लगेंगी। ये आपकी क्या है भाई? वेन्स है। और इसमें क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन आपने ब्रीद इन की है वो ऑक्सीजन कहां से आई है? कहां से आई है? जो आप ब्रीद इन कर रहे हो एनवायरमेंट से आने वाली ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई उस ऑक्सीजन को कहां पर छोड़ देगा? आपके ब्लड के अंदर छोड़ देगा। अब दूसरी वाली जो वेन होती है जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, यानी जो रेड वाली वेन है वो कौन सा ब्लड कैरी कर रही है भाई? वो कैरी कर रही है आपका प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी कर रही है? प्योर ब्लड। और ये वाली जो वेन है ये कैरी कर रही है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो वापस से कहां चली जाएगी? वो ब्लड से होकर कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो एल्वियोलाई में जाने के बाद जब आप ब्रीथ आउट करोगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है आपकी बॉडी से बाहर वो कहां से आई है? आपके ब्लड में से आई है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई आप क्या लिख सकते हो? फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई क्या है? बेसिकली क्या कराता है? फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई जो है वो क्या कराता है? वो कराता है एक्सचेंज ऑफ
O2 and CO2 in between human blood। ठीक है भाई, ये हो गया इसका मेजर फंक्शन या मेजर रोल। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कंपेयर करना है आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको एक एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है? सबसे पहले हेडिंग आपको डालनी है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद में हेडिंग डालनी है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक में डेफिनेशन लिखनी है रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, वो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एक एग्जांपल आपको दे देना है। उसके बाद में अगर एनारोबिक पूछे तो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। 2 तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक तो ऐसा जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन की जरूरत ही ना हो, और एक ऐसा जिसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, यानी कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। तो दोनों ही कैसे रेस्पिरेशन होंगे भाई? आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन होंगे। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बेसिकली किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। और अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो आप आंसर लिख सकते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बाकी पूरी ह्यूमन बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सप्लेन द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो ऐसा सडन एक्शन होता है जिसके थ्रू आपकी बॉडी एक इनवॉलेंटरी एक्शन करती है। ठीक है, जैसे कि आपने किसी गर्म पानी को हाथ लगाया, किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो बिना ही सोचे आपका हाथ ड्रॉ बैक हो जाता है। तो वो जो हाथ आपका ड्रॉ बैक हुआ है वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुआ है? वो हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस के थ्रू। यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है किसकी? रिफ्लेक्स एक्शन की। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, जहां से आप कंप्लीट प्रोसेस और कंप्लीट डेफिनेशन चैप्टर के अंदर इनकी देख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक लंबा मैकेनिज्म है। अगर मैं इसको समझाने लगूं तो 15 से 20 मिनट केवल इसी चीज में निकल जाएंगी। तो मैंने क्या किया है कि जो जब वीडियो अपलोड होगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स अपलोड कर देंगे, जहां से आपको इसका जो मैकेनिज्म है पूरा और पूरी की पूरी डेफिनेशन वो सारी की सारी पीडीएफ में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू हॉर्मोन्स हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। अब अगर प्लांट ग्रोथ की बात हो तो 5 तरह के हार्मोन हमारे सामने आते हैं। क्या आते हैं? 5 तरह के हार्मोन आते हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है हमारा ऑक्सिन, दूसरा हार्मोन होता है जिब्रेलिन, तीसरा हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, और चौथा हमारा हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, जिसको ए बी बोलते हैं, और पांचवा हमारा होता है इथाइलिन। ठीक है, क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है? ऑक्सिन जो आपका काम करेगा वो करेगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन। ठीक है, जो आपका जिब्रेलिन है वो क्या काम करेगा? वो करेगा
helps in increasing of number of cell, increasing of number of cells। और भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, मैं मेजर फंक्शन बता रहा हूं क्या होते हैं। साइटोकाइनिन क्या करेगा, प्रोमोट करेगा, प्रोमोट सेल एलोंगेशन, सेल एलोंगेशन, ठीक है। जो ABA है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जो क्या कराता है, सीड डोरमेंसी कराता है, सीड डोरमेंसी कराता है, ठीक है। या ये करता है आपका ग्रोथ इनहिबिट, क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन क्या करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करेगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराएगा। और क्या कराएगा, अपवर्ड ग्रोथ कराएगा, अपवर्ड ग्रोथ कराएगा, किसके लिए, अपवर्ड ग्रोथ कराएगा एक्वाटिक प्लांट्स के लिए, एक्वाटिक प्लांट्स के लिए, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें अपवर्ड ग्रोथ कराने का काम किसका होता है, इथाइलिन हार्मोन का होता है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक ऐसा नोट है जहां से आप बता सकते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। कैसे करेंगे, ऑक्सिन क्या करेगा, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन करेगा। जिब्रेलिन क्या करेगा, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कराने में हेल्प करेगा। साइटोकिनिन क्या करेगा, सेल एलोंगेशन को प्रमोट करेगा। ये क्या कराएगा, सीड डोरमेंसी कराएगा। और इथाइलिन क्या कराएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराएगा और ग्रोथ कराएगा अपवर्ड, कौन से प्लांट्स के अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर आपने सभी ने देखी होगी किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, मैं बना देता हूं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कुछ न्यूरॉन की, ठीक है। यहां से निकलने होते हैं डेंड्राइट्स, क्या होते हैं, डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है डेंड्राइट्स। ये है आपका सोमा या सेल बॉडी, सोमा या सेल बॉडी। यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके इसके एक्सॉन्स, क्या प्रेजेंट होंगे, ये पैकेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, आपके एक्सॉन्स हैं, ठीक है। और यहां पर एंडिंग्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, क्या बोलते हैं भाई, नर्व एंडिंग, ठीक है। अब आप क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें लिखती हैं कि जो एक न्यूरॉन होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को ट्रांसफर कराने का काम करता है ना। न्यूरॉन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस। देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपको लिखना है साइटोन, दूसरा लिखना है डेंड्राइट, या ऐसा करिए डेंड्राइट लिखिए पहले, सबसे पहले लिखना है आपको डेंड्राइट, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है साइटोन और तीसरा आपको लिखना है एक्सोन। क्या क्या फंक्शन होता है, डेंड्राइट क्या करेगा, इट रिसीव्स इलेक्ट्रिक impulses, ठीक है, सॉरी, impulses। साइटोन क्या करेगा, इट प्रोसेस इलेक्ट्रिक impulses, ये प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रिक impulses को, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद ये ट्रांसफर करेगा किसको, एक्सोन को। एक्सोन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का या ट्रांसफर करने का काम करता है, किसको, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस टू द अनदर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो है ना, एक के आगे एक न्यूरॉन यहाँ पर है, दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ा होगा इस तरीके से, तीसरा इससे जुड़ा होगा, तो ये लाइन बाय लाइन है ना अरेंज होते हैं। तो डेंड्राइट से जो सिग्नल्स हैं वो रिसीव होंगे, फिर साइटोन में जाएंगे, साइटोन से एक्सोन में जाएंगे, एक्सोन से नर्व एंडिंग, और फिर दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से जो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द मूवमेंट इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट इन एनिमल्स। देखिए, दो तरीके की मूवमेंट होती है जो हमारे एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनिमल की बात करूं, तो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके की मूवमेंट करते हैं। पहली मूवमेंट होती है वॉलंटरी, वॉलंटरी, और दूसरी मूवमेंट होती है इनवॉलंटरी। समझे? दो तरीके की मूवमेंट करते हैं, एक होती है वॉलंटरी और दूसरी होती है इनवॉलंटरी मूवमेंट। लेकिन प्लांट जो होते हैं, जो आपके प्लांट्स होंगे, वो जो मूवमेंट करेंगे वो केवल किसके बेस पर करेंगे? वो करेंगे हमेशा स्टिमुलस के बेस पर। किसके बेस पर करेंगे? स्टिमुलस के बेस पर। यानी जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा उसी डायरेक्शन में प्लांट की मूवमेंट होगी। लेकिन जो एनिमल की मूवमेंट होती है वो कभी भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है, यही तो पूछ रहा है क्या डिफरेंस है। जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होगी? स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगी, और एनिमल की जो ग्रोथ होगी वो कभी भी स्टिमुलस के डायरेक्शन में नहीं होगी। बस इतना सा डिफरेंस बता देना, आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भाई, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। प्रोसेस आपको बतानी है बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन एक पार्ट होता है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कौन से का? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि आपका कोई भी एक अमीबा है ना, अगर वो ग्रोथ करना चाह रहा है तो वो अब सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। उसका अगर न्यूक्लियस है तो वो अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेगा, और जब किसी भी न्यूक्लियस का किसी भी अमीबा का न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो वो अपने साइटोप्लाज्म को भी अलग करने की कोशिश करेगा। सपोज कीजिए इसका न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो वो अपने साइटोप्लाज्म को भी अलग करेगा। तो इसी तरीके से जब न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है तो खिंचकर दोनों साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाते हैं, और एक डॉटर सेल से या एक अमीबा से दो नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। डॉटर सेल्स बन जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। एक सेकंड भाई, पानी पी लो जरा। हाँ भाई, चलिए देखिए यहां तक समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डीएनए इनहेरिटेंस। अब डीएनए का क्या रोल होता है इनहेरिटेंस के अंदर? सबसे पहले समझिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। क्या होता है इनहेरिटेंस? किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऐसी क्वालिटी जिस क्वालिटी के थ्रू वो अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दे। वो जो प्रोसेस हुई ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, वो क्या कहलाएगी? इनहेरिटेंस कहलाएगी। अब इस ट्रांसफर में डीएनए का क्या रोल है भाई? आपने बता दिया सर इनहेरिटेंस ये होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से जो संतानें होती हैं वो अपने माता पिता की तरह दिखाई देती हैं, उनकी तरह हरकतें करती हैं। अब आपने बताया सर कि इसमें एक टर्म आ रही है डीएनए। अब डीएनए का क्या रोल है इनहेरिटेंस में, यही तो पूछ रहा है ना? मैं बताता हूं। जो डीएनए होगा, डीएनए जो है इनहेरिटेंस की बेसिक करेंसी की तरह आप लीजिए। यानी जो डीएनए होगा वो कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। क्या करता है? कंटेनिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करने का काम किसका होता है? किसका होता है? डीएनए का होता है।
ठीक है। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके किसने रखा है, डीएनए ने, तो इनहेरिटेंस में ट्रांसफर भी कौन होगा, डीएनए ही तो होगा, है ना। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर दूसरी संतान में जानी है तो बेसिकली क्या दूसरी संतान में जाएगा, डीएनए जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज क्या है, ये करता है ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्लियर है भाई, समझ आ गया। तीसरा क्या है, ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। जीन एक्सप्रेशन आपको पता नहीं है, अभी 12th में जाकर पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं बस। जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। पांचवा क्या है, म्यूटेशन और वेरिएशन कराने में भी हेल्प करेगा, वेरिएशन को कराने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डीएनए का क्या रोल है भाई इनहेरिटेंस में, ये ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, पहला रोल ये हो गया। दूसरा कि जो ट्रांसफर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो भी कौन कराता है, डीएनए कराता है, दूसरा रोल हो गया। जीन एक्सप्रेशन भी कौन कराता है, डीएनए कराता है, तीसरा रोल हो गया। चौथा रोल क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा भाई, जो जरूरी होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है। उसके बाद में जो म्यूटेशन और वेरिएशन होगा आने वाली संतानों में, उसको कराने का काम भी किसका होगा, डीएनए का होगा। तो ये 5 रोल मैंने आपको बता दिया डीएनए के, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो प्लांट दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। आपने 2 तरीके सुने होंगे। पहला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला तरीका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा तरीका है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों ही तरीके से आपके प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल का आप सभी को पता है, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, है ना, जाइगोट से सीड बनेगा, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर है, आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है। लेकिन अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो एसेक्सुअल में सबसे मेजर प्रोसेस आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस है उसमें क्या होगा भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसी प्लांट की ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो अपनी बॉडी की किसी पार्ट से किसी नए प्लांट को ग्रो करा दे। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वो तीनों जगह से हो सकती है भाई, स्टेम भी कर सकती है। ठीक है, स्टेम किस में होती है, पोटैटो में होती है, किस में होती है, पोटैटो में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टेम भी कर सकती है, रूट भी कर सकती है, और लीफ भी कर सकते हैं। क्या भी कर सकते हैं, लीफ भी कर सकते हैं। अब रूट में क्या हो सकता है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल है ना। और अगर मैं लीफ की बात करूं तो लीफ में आता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। एमसीक्यूज भी आता है भाई यहाँ से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे मेजर कौन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में स्टेम, रूट और लीफ तीनों से ही हो सकता है। स्टेम का एग्जांपल है आपका पोटैटो, रूट का एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, और लीफ का एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। क्या एग्जांपल है, ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ये क्या बता दिया सर, ये तो सबको पता होता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब भी फर्टिलाइजेशन होगा हमेशा 2 आदमी को कंट्रीब्यूशन होगा, बिना योगदान के कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो योगदान किस किस का होगा भाई, मेल का योगदान होगा, मेल गैमेट का, है ना, और दूसरा योगदान होगा फीमेल गैमेट का। किसका योगदान होगा, फीमेल
गैमेट का। अब ये जो मेल गैमेट है उसको हम जानते हैं किसके नाम से, स्पर्म के नाम से जानते हैं, और फीमेल गैमेट को जानते हैं ओवम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, ओवम या ओवा के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्पर्म है, जब स्पर्म किसी ओवम के साथ में फ्यूजन करेगा, यानी स्पर्म अगर फ्यूजन करता है ओवम के साथ में, तो फॉर्म करेगा क्या, जाइगोट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होता है उसके अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। कैसे, स्पर्म कुछ इस तरह का दिखाई देता है, रुको जरा मैं, तो इस तरह का इस तरीके का दिखाई देता है ना, ऐसा से कुछ दिखाई देता है। ओवम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होगा। तो एक न्यूक्लियस स्पर्म के अंदर होगा, एक न्यूक्लियस ओवम के अंदर होगा। जब ये स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करेगा तो इस सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे भाई, 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिनमें से एक न्यूक्लियस किसका होगा, ओवम का होगा, और दूसरा न्यूक्लियस किसका होगा, स्पर्म का होगा। समझे, समझे। अब ये जो प्रोसेस हुई है, यानी स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट बनने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। समझे क्या है, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। अब ये जो सारी प्रोसेस हुई है वो किसकी प्रोसेस हुई है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फर्टिलाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बता दी भाई, यही होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरत होती है वेरिएशन की ऑर्गेनिज्म के अंदर, वेरिएशन is essential for organism to survival in different environmental conditions। यानी वेरिएशन जरूरी होता है for the survival of species। वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन जरूरी है अलग अलग प्रजातियों के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हर एक स्पीशीज में एक ही तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती। जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती है वैसे वैसे ही हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन होते रहते हैं, ताकि वो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में रहने के कैपेबल हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन देम विद एन एग्जांपल। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे लग रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस को बताया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन पी प्लांट, और पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 3 लॉज दिए थे अपने। कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट। क्लियर है भाई, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोला जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। 3 तरीके के लॉज थे, तीनों को एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा तो सारा पीरियड यहीं पर खत्म हो जाएगा भाई, 1 घंटे की वीडियो बनवाओगे क्या। लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लेना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो क्वेश्चन है वो बेटा लॉन्ग के अंदर है, किसके अंदर है, लॉन्ग के अंदर है, जो कंटेन करता है 6 मार्क्स, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में एक्सप्लेन करना है इनको और उनकी एक एग्जांपल बताने हैं, एक, ठीक है। 1 मिनट रुकिए भाई जरा।
ठीक है भाई। तो तीनों तरीके के लॉज हैं इनहेरिटेंस के, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे चैनल पे पर्टिकुलर वीडियोस डली हुई हैं चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। तो उसमें बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्यों जरूरी है, किस किस तरीके के प्रोडक्शन हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ही हम उस लेक्चर के अंदर कवर अप करा चुके हैं। ठीक है, तो चैनल के अंदर जाइए और वीडियो को देखना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर बस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट वाला है ये भी हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर ही है। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है? ऐसे ट्रेट जो नेक्स्ट वाली जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है उनमें शो हो, यानी दिखाई दे। ऐसे ट्रेट जो आने वाली संतानों में दिखाई दे उनको कौन से ट्रेट बोलेंगे? डोमिनेंट। और जो ना दिखाई दे उनको बोलेंगे रिसेसिव। जैसा आप हेरिडिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हो, आपने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। तो जब आप क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनमें दो तरह के ट्रेड्स हैं, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। तो जो पौधा आपको दिखाई देगा, आप देखोगे पौधे को तो पौधा हमेशा कैसा दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा, जबकि उस पौधे के अंदर लंबे और छोटे दोनों ही जीन्स एक साथ प्रेजेंट है। तो जो जीन आपको दिखाई दे रहा है आने वाले प्लांट के अंदर वो कौन सा है? वो है डोमिनेंट जीन। कौन सा जीन है? डोमिनेंट जीन। और जो डोमिनेंट के पीछे छुपा हुआ है ये वाला, ये है रिसेसिव जीन। कैसा जीन है? रिसेसिव जीन। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा ट्रेट जो आने वाली ऑफस्प्रिंग के अंदर दिखाई दे वो ट्रेट कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। और ऐसा ट्रेट जो आने वाली संतानों में ना दिखाई दे वो कैसा ट्रेट होगा? रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स। ये तो सिलेबस में से कटा हुआ है भाई क्वेश्चन आपका, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एनालोगस ऐसे ऑर्गन जो एनालोगस ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दिखने में डिफरेंट डिफरेंट होंगे लेकिन उनके फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम सेम होंगे। ये जो आपका चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, है ना? तो एनसीईआरटी में से, यूपी बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसमें से एवोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो कट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्या होता है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। केवल कौन सा वाला पोर्शन आपका बचा हुआ है? हेरिडिटी वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, अब जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है तो सबसे मेजर चीज जो होती है वो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर? 46 क्रोमोसोम होंगे। अब इनका डिवीजन किस तरीके से होता है? 46 क्रोमोसोम है, यानी 46 में से 44 जो क्रोमोसोम होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे ऑटोसोम्स। कौन से होंगे? ऑटोसोम्स। और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे आपके, यानी 2 क्रोमोसोम होंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन होंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो ही कौन सी प्रोसेस कराएंगे? वो ही कराएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कराएंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स को डिटरमाइन कराएंगे। अब मेल और फीमेल के अंदर ऑटोसोम्स तो सेम होते हैं, लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं, अगर मैं मेल की बात करूं तो हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? एक्स और वाई होंगे। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब आपको मैकेनिज्म किस तरीके से समझाना है। सपोज कीजिए किसी मेल की किसी फीमेल के साथ में शादी हो जाए। किसके साथ में शादी हो जाए? मेल की शादी हो गई किसके साथ में? फीमेल के साथ में। अब मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम्स है? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है। फीमेल के अंदर एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स है। कराओ क्रॉस, एक्स और एक्स, एक्स एक्स हो गया। ठीक है,
फिर x का y दूसरे x के साथ में, तो ये भी क्या हो गया, x और x हो गया। अब क्या कराओगे, x और y, x और y और x और y, ये होता है डिटर्मिनेशन। 50% प्रोबेबिलिटी किसकी होगी भाई, गर्ल की होगी, और 50% प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, बॉय की होगी। तो डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आप डिटरमाइन कर सके कि आने वाली जो संतान है या बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। समझ गए मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी कौन से चैप्टर में आपको मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये भी मिलेगा आपको हेरिडिटी के अंदर। लेक्चर हमारा पड़ा हुआ है, आप जाके लेक्चर पे हमारे देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट विद एग्जांपल्स। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए इकोसिस्टम जो है वो एक बेसिक यूनिट होती है हमारे एनवायरनमेंट की, बेसिक यूनिट ऑफ आवर एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट की बेसिक यूनिट क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। अब जो इकोसिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो दो तरीके के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट होता है एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक के अंदर सारे ही ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, लिविंग होंगे, और एबायोटिक के अंदर कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे। क्या होंगे, नॉन लिविंग। तो बेसिकली इकोसिस्टम है क्या, इकोसिस्टम इज अ रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है ना। हम किसी न किसी तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेड है। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे वाटर आ गया, है ना, एयर हो गई, सॉइल हो गई, तो हम बिना वाटर, एयर और सॉइल के तो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो रिलेशन है वाटर, एयर और सॉइल के साथ में, वो बेसिकली ओवरऑल रिलेशन क्या कहलाएगा, वो ओवरऑल रिलेशन हमारा कहलाएगा इकोसिस्टम। क्या कहलाएगा भाई, इकोसिस्टम कहलाएगा। समझ आ गई बात, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड लाइफ ऑन अर्थ। जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट किस तरह से कर रही है। जो ओजोन है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। अब हमारे एनवायरनमेंट में एक लेयर होती है जिसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर बनी होती है ब्लू कलर की, जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन लेयर होती है वो सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस को अर्थ पर आने से रोकती है और उनको वापस से क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन हमारा जो एक्सेस यूज है रेफ्रिजरेटर्स का और एसीज का और आपके जो एक्सेस पॉल्यूशंस हैं, उनकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें क्या हो गया है भाई, उसमें हो चुका है डिप्लेशन। उसमें क्या हो चुका है, उसमें हो चुका है डिप्लेशन। और उस डिप्लेशन की वजह से जो आपकी यूवी रेज है वो कहां पर आ गई है, अर्थ पर आना शुरू हो गई है। अब जब अर्थ पर यूवी रेडिएशंस आ गई हैं तो वो कॉजेज कर रही हैं, वो कॉजेज कर रही हैं ह्यूमंस के अंदर स्किन कैंसर, जो एक बहुत ज्यादा घातक बीमारी है। ठीक है, और सॉरी, कॉजेज, जो ओजोन लेयर है उसके कॉजेज होते हैं भाई, आपके कॉजेज हैं एक्सेस यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन, यानी जिसकी वजह से आपका जो ओजोन में डिप्लेशन है वो हो रहा है। इफेक्ट क्या हो रहा है, जो हमारा इफेक्ट है वो इफेक्ट है ह्यूमन बॉडीज के ऊपर, कि जो हमारे ह्यूमंस है उनमें स्किन कैंसर हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है कि जो प्लांट है हमारे, जो प्लांट हैं
वो डिकम्पोज हो रहे हैं, ये जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहे, उनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है CFC, CO और पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी ओजोन लेयर में डिप्लेशन का, और डिप्लेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो चला है हमारी अर्थ पर। ठीक है, तो भाई 20 के 20 क्वेश्चंस जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक एक बच्चे को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो हमें बताइए, हम आपके क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जिनको एक्सप्लेन कराने की जरूरत थी, तो ऐसे क्वेश्चन के नोट्स जो है वो हमारे चैनल के अंदर प्रोवाइडेड हैं। जिस बच्चे को कोई डाउट आता है वो चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में वहीं पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मजेदार लेक्चर के साथ, अगले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।